होगी स्टार्ट। कल का जो लेक्चर था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसके अंदर हमने बात की थी लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। उसके अंदर हमने बात की थी लॉ ऑफ केमिकल लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है जी। कौन कौन से टाइप के होते हैं? पहला लॉ मैंने आपको समझाया था और वो लॉ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, पहला लॉ तो ये था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक। दूसरा लॉ था लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनिट लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन प्रोपोर्शन लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। तीसरा लॉ था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। फोर्थ लॉ था गे-लुसॉक्स लॉ ऑफ गे-लुसॉक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम गैसियस वॉल्यूम। ठीक। और पांचवा लॉ है जो आज हम शुरू करेंगे, एवोगैड्रो लॉ। हम शुरू करेंगे एवोगैड्रो लॉ, यहां से शुरू करेंगे एवोगैड्रो लॉ से। ये वाला आज हमारा स्टार्ट होना है, ये वाला एवोगैड्रो लॉ ये हमारा स्टार्ट होना है। ठीक है जी। सृष्टि ये ऊपर के जो 4 लॉ है, ऐप खोलना, कल का रिकॉर्डेड लेक्चर है ये चारों के चारों, उसमें पढ़ लेना, 1 घंटे का लेक्चर है। ठीक है जी सृष्टि। हाँ, ये जरूर पढ़ना, फिर आपके समझ आएगा। ठीक है जी। हाँ, तो हम शुरू करते हैं 5 वाला। देखो 5, अच्छा ये लॉ मैं बता देता हूँ जल्दी फटाफट। 5 देखो, मैं एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आपको ये बताते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है वो किस बेस पर होती है, तो उसके कानून और नियम है। पहला लॉ होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास कंजर्व होता है। दूसरा, दुनिया का कोई भी कंपाउंड जितने भी एलिमेंट से मिलकर बना है उसका वेट का रेशियो हमेशा सेम रहता है, चाहे उस कंपाउंड का सोर्स कुछ भी हो। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या था? अगर 2 एलिमेंट मिलकर 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं और एक एलिमेंट की कंपोजिशन कांस्टेंट कर दी जाए, तो दूसरे एलिमेंट की कंपोजिशन में जो रेशियो आएगा वो एक होल नंबर होगा। गे-लुसॉक्स लॉ क्या आता है? अगर 2 गैस मिलकर तीसरी गैस बना रही है, 4 गैस 2 मिलकर 2 बना रही है, 2 मिलकर 1 बना रही है, 1 मिलकर 2 बना रही है, होनी चाहिए सारी रिएक्टेंट में भी गैस हो, प्रोडक्ट में भी सब गैस हो, तो सब गैस के जो वॉल्यूम का रेशियो आएगा एक सिंपल रेशियो आएगा। अब बात होती है 5वें लॉ की। यहीं से आज हमारे लेक्चर की शुरुआत होगी और हमारा जो 5th लॉ है वो है लॉ ऑफ एवोगैड्रो लॉ। 5वां जो है हमारा वो है एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ है जो 5वां लॉ है। सही है जी, ये 5वां लॉ है एवोगैड्रोस लॉ। ठीक। एवोगैड्रोस लॉ क्या है? समझने की जरूरत है, जानने की जरूरत है, पहचानने की जरूरत है। क्या? आप सबसे एक इक्वेशन होती है गैस के लिए जिसको बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन हुआ करती है, एक आइडियल गैस इक्वेशन हुआ करती है और जो होती है पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। मेरे हिसाब से आप सबको पता भी होगा, आप क्लास 10th पास करके आए तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, जहां पर पी है वो है हमारा प्रेशर, जहां पे पी जो है वो है हमारा प्रेशर, वी है वो है गैस का वॉल्यूम, एन है वो है हमारा नंबर ऑफ मोल्स, एन है हमारा नंबर ऑफ मोल्स, आर है हमारा आइडियल गैस कांस्टेंट, आइडियल गैस कांस्टेंट। ठीक है। और टी है हमारा टेम्परेचर।
सारी चीज मैंने आपको बता दी कि आइडियल गैस इक्वेशन Pv इज इक्वल्स टू nRT में सारी चीजों का क्या मतलब है। सही है जी। चलो जी आगे बढ़ो। कहने की बात कुछ ऐसी थी, सुनने की बात कुछ ऐसी थी, यहाँ पर दो कंटेनर है, यहाँ पर दो कंटेनर है, ये रहे दो कंटेनर। चलो सही। जो टेम्परेचर इस कंटेनर का है वही टेम्परेचर इस कंटेनर का है, जो प्रेशर इस कंटेनर का है वही प्रेशर इस कंटेनर का है, दोनों सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पर रखे गए हैं। यहाँ पे गैस भरी गई है, यहाँ पर एक गैस भरी गई है, ठीक है जी। ये गैस, इस कंटेनर का वॉल्यूम है V1 और इसमें जो गैस भरी गई है उसके नंबर ऑफ मोल्स है N1। यहाँ पर जो गैस भरी गई है, यहाँ भी एक गैस भरी गई है, इस कंटेनर का वॉल्यूम है V2 और यहाँ पर जो गैस भरी गई है उसका मोल्स है N2। अगर मैं पहले कंटेनर के लिए ये वाली इक्वेशन लगाऊंगा, आइडियल गैस इक्वेशन जो यहाँ पर लिखी है, तो अगर मैं इसके लिए ये वाली इक्वेशन लगाता हूं तो सोचो इस कंटेनर की लगाने की कोशिश करो। इस कंटेनर में प्रेशर कितना है P, इस कंटेनर में प्रेशर कितना है P मल्टीप्लाई बाय इस कंटेनर में वॉल्यूम कितना है V1 इज इक्वल्स टू इस कंटेनर के मोल्स कितने हैं N1 इज इक्वल मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर। ठीक। अब आ जाओ कंटेनर नंबर 2 में। कंटेनर नंबर 2 का प्रेशर कितना है P, कंटेनर नंबर 2 का वॉल्यूम कितना है V2 इज इक्वल्स टू कंटेनर 2 में नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं N2 मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर। ये हुई हमारी इक्वेशन नंबर 1 और ये हुई हमारी इक्वेशन नंबर 2। सही। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही, दोनों इक्वेशन को डिवाइड किया। देखो नेक्स्ट पेज ले रहा हूँ, ये हमारा प्रीवियस पेज है ये रहा, और नेक्स्ट पेज है हमारा। इक्वेशन नंबर 1 को 2 से डिवाइड कर दिया तो ये आ जाएगा P इंटू V1 डिवाइड बाय P इंटू V2 इज इक्वल्स टू N1 इंटू RT अपॉन N2 इंटू RT। ठीक है, RT से RT कैंसिल, P से P कैंसिल, तो यहाँ पर क्या आ गया V1 अपॉन V2 इज इक्वल्स टू N1 अपॉन N2। मुझे बताओ अगर कंटेनर, दोनों कंटेनर का वॉल्यूम बराबर है, मतलब ये जो V1 है और ये जो V2 है, इन दोनों का वॉल्यूम अगर मैं बराबर कर दूं तो यहाँ क्या हो जाएगा, इफ V1 इज इक्वल्स टू V2 तो बोलो क्या आएगा, N1 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 है, तो V1 बाई V2 कितना हो जाएगा बेटा, V1 बाई V2 हो जाएगा 1, तो V1 बाई V2 की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 इज इक्वल्स टू N1 बाई N2, तो बोलो यहाँ पर कितना हो जाएगा, N1 इज इक्वल्स टू N2। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कबीर ने आंसर बिल्कुल सही दिया। देखो अब यहाँ से क्या निकल कर आया, देखो लॉ समझो, लॉ क्या कहता है। तो इसका मतलब दोनों कंटेनर के अंदर सेम नंबर ऑफ मोल्स है कि नहीं है, हाँ जी। तो अब लॉ समझो, लॉ कहता है एक, अगर ऐसी दो गैस जो सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पर रखी गई है और सेम वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है, मतलब उनका वॉल्यूम भी बराबर है, तो उनके नंबर ऑफ मोल्स भी बराबर होंगे। ये चीज मैंने आपको प्रूफ की है और ये एनसीईआरटी में यकीन मानो सिर्फ लैंग्वेज लिखी है, एनसीईआरटी के अंदर सिर्फ लैंग्वेज लिखी है भाई। अगर मैं आपको एनसीईआरटी दिखाऊं, देखो ये एनसीईआरटी ये रही, और सिर्फ जहां पर ये फोटो बना हुआ है यहाँ पर सिर्फ लैंग्वेज लिखी है, लेकिन मैंने आपको पूरा डेरिवेशन कराया है। ये डेरिवेशन में लैंग्वेज जो लिखी है वो क्यों लिखी है, ठीक है। एनसीईआरटी की लाइन पढ़ दो, एनसीईआरटी बोलती है इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मैं बात कर रहा हूं नंबर ऑफ मोल्स की, वो कह रहा है इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये भी मैं भी एक्सप्लेन करूंगा, चिंता मत करो, ठीक है जी। तो मुझे बात बताओ, छोटी सी बात है, एक मोटी सी बात, छोटी सी बात है, मोटी सी बात है। अगर दो गैस जो जो सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पर रखी गई हैं, उनका वॉल्यूम सेम है,
तो उनके नंबर ऑफ मोल्स सेम होंगे कि नहीं होंगे, जबकि एनसीईआरटी में कह रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अरे जब नंबर ऑफ मोल्स बराबर हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी तो बराबर होंगे। क्यों क्यों ऐसा क्यों? क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा कि 1 मोल बराबर Na होता है कि नहीं होता है? 1 मोल बराबर Na मॉलिक्यूल्स, Na मतलब एवोगैड्रो। कैसे? मतलब 1 मोल बराबर ये होता है ना 6 पॉइंट, अभी इसी की बारी है, ये डिटेल में 6.02 इंटू 10⁻23। सोचो, अरे बोलो, 1 मोल बराबर ही तो होता है, 1 मोल इतने नंबर के बराबर ही तो होता है। क्लास 9th में पढ़ा होगा आपने कि 1 मोल बराबर इतने पार्टिकल के होता है। सोचो अगर दोनों के मोल्स बराबर है, मतलब दोनों तरफ 2-2 मोल है, 4-4 मोल है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी तो मोल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी तो बराबर आएंगे नहीं आएंगे? अरे यार हद कर दी यार। 6.022 इंटू 10⁻23। तो सोचो अगर दोनों के नंबर ऑफ मोल्स बराबर है, मान लो ये वाली गैस आई 4 मोल, दूसरी भी आई 4 मोल, तो क्या दोनों के मॉलिक्यूल्स बराबर नहीं होंगे? इसे मॉलिक्यूल में चेंज करो, 4 मल्टीप्लाई बाई, इसको Na से लिखते हैं, इसको Na से लिखा जाता है, तो मल्टीप्लाई करो 4 इंटू Na, इधर भी लिखो 4 इंटू Na। तो मुझे बताओ अगर नंबर ऑफ मोल्स बराबर है तो क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर नहीं होंगे? सिर्फ Na की तो मल्टीप्लाई करनी है यार, हद है यार, हद कर दी बिल्कुल, कोई बोल ही नहीं रहा। हाँ ना बोलो भाई, अगर नंबर ऑफ मोल्स बराबर है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर नहीं होंगे, सिर्फ Na की तो मल्टीप्लाई करनी है आपको दोनों तरफ, तो वो तो फिर भी कट जाएगा। हाँ ना बोलो भाई। हाँ तो आगे बढ़ जाऊं, ये लॉ खत्म। रही बात डेफिनेशन की, डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, मैं ग्रुप में अपने नोट्स के फोटो खींच के भेजूंगा, तो ये पूरा सब चीज वहां मिल जाएगी, ठीक है भाई। हाँ चलो, तो ये लॉ खत्म। अब देखो पांचों जो लॉ हैं हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ये लॉ क्या था कि अगर कोई दो गैसेस है वो इक्वल वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, तो सेम टेम्परेचर प्रेशर पर उनके नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे? सेम होंगे। ठीक है जी, आगे चलो। आगे है हमारा, अब यहां से चैप्टर की शुरुआत होती है मेन, यहाँ से ये चैप्टर एकदम टर्न मारता है और बहुत बढ़िया बढ़िया चीज आपको देखने को मिलती है। अच्छा अब जो चीज बताऊंगा, आप ये चीज क्लास 9th में पढ़कर आए हैं, है ना, क्लास 9th में पढ़कर आए हैं ये वाली चीज, लेकिन अब मैं वो चीज आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, मजा आ जाएगा। आप ये सारी चीज क्लास 9th में पढ़कर आए हैं, लेकिन अब मैं यहाँ पर आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। ठीक है जी, तो मैं आपको थोड़ी थोड़ी चीजें बताता चलता हूँ, आप देखना क्लास 9th में आपने पढ़ी होगी। पहली सबसे चीज है, सबसे पहली जो चीज है, सबसे पहली जो हेडिंग है वो है हमारी एटम्स। तो यार कोई रोता हुआ बच्चा भी बता देगा एटम्स क्या होता है, क्लास 9th में ही पढ़े हम। एटम्स होता है किसी भी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होता है, किसी भी मैटर का, किसी भी मैटर का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा, किसी भी मैटर का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा उसको बोलेंगे एटम। सही है, उसको क्या बोलेंगे? एटम। अच्छा एटम का फ्री एग्जिस्टेंस नहीं होता, मतलब एटम कभी भी फ्री एग्जिस्ट नहीं करता। एग्जांपल के तौर पे, एग्जांपल के तौर पे एग्जांपल है जैसे कि हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम को कैसे लिखेंगे? H, लिथियम एटम Li, सोडियम एटम Na, ऑक्सीजन एटम O, क्लोरीन एटम Cl, है ना, फास्फोरस एटम P, ये सब एटम है। देखो क्या ऑक्सीजन O के फॉर्म में मिलती है एटमॉस्फेयर? नहीं, O के फॉर्म में तो नहीं मिलती, ऑक्सीजन तो O2 के फॉर्म में मिलती है। क्लोरीन Cl फॉर्म में मिलती है? नहीं, क्लोरीन तो Cl2 फॉर्म में होती है। इनका फ्री एग्जिस्टेंस नहीं तब, सही है। हाइड्रोजन किस फॉर्म में मिलती है? हाइड्रोजन H फॉर्म में मिलती है। लिथियम किस फॉर्म में मिलता है? अरे लिथियम के एटम बहुत सारे सॉलिड फॉर्म में एक दूसरे जुड़े रहते हैं, अकेला ये भी नहीं मिलेगा। ऐसी सोडियम के बहुत सारे एटम एक दूसरे जुड़े रहते हैं, अकेले ये भी नहीं मिलेंगे। फास्फोरस किस फॉर्म में मिलता है? फास्फोरस P4 फॉर्म में मिलता है। यानी कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एटम का फ्री एग्जिस्टेंस नहीं है ना। यहाँ पे लिख दूं मैं, नो नो फ्री एग्जिस्टेंस, नो फ्री एग्जिस्टेंस, फ्री एग्जिस्टेंस नहीं है एटम का, नो फ्री एग्जिस्टेंस। ठीक है जी, चलो O2 फॉर्म। हाँ अब एक इसमें एक्सेप्शन है भाई, एक्सेप्शन क्या है?
मैंने अभी आपको बताया कि एटम जो है वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन उनका एक एक्सेप्शन जरूर है। वो आपको ध्यान में रखना है कि जितनी भी नोबल गैसेस होती हैं, जितनी भी नोबल गैसेस होती है, नोबल गैसेस क्या, जैसे कि हीलियम, जैसे कि नियोन, जैसे कि आर्गन, जैसे कि क्रिप्टॉन, जैसे कि जेनॉन, जैसे कि रेनॉन, ये होती है नोबल गैसेस। पीरियोडिक टेबल अगर आपने देखोगी, क्लास 10th का 5th चैप्टर है पीरियोडिक टेबल के ऊपर है, तो मुझे उम्मीद है क्लास 10th का 5th चैप्टर आप पढ़कर आए होंगे और वहां पे आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में बताया होगा। ठीक है, हालांकि पीरियोडिक टेबल का चैप्टर आपकी क्लास 11th में भी है, यहाँ पे वो बहुत डेप्थ में है, आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। ठीक है, तो इसको याद कैसे रखना है, मैं याद रखने का तरीका भी बता देता हूँ। हालांकि पीरियोडिक टेबल का याद करने का पूरा तरीका है और वो आपको होना भी चाहिए, वो है हीना, नीना, हीना, नीना और और करीना, हीना, नीना और करीना का एक्स-रे, हीना, नीना और करीना का एक्स-रे रंगीन, हीना और नीना का एक्स-रे क्या है, रंगीन। ठीक है, हो गया याद, हीना, नीना और करीना का एक्स-रे रंगीन। ये हमेशा एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, मगर आग अगर आप हीलियम को लेने जाओगे तो हीलियम He के फॉर्म में मिलेगी। ऐसे नहीं होगा कि हीलियम He2 के फॉर्म में मिलेगा ना, गलत है ये। हीलियम He2 के फॉर्म में नहीं मिलता भाई, याद रखना, He2 के फॉर्म में नहीं मिलता हीलियम, हीलियम He के फॉर्म में मिलता है। मतलब ये सब क्या है, ये एक्सेप्शन है। सही है भाई, हमने एटम पढ़ लिया, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता। एक्सेप्शन है हमारा हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन। बताइए जी, एटम्स क्लियर है तो फिर हम मॉलिक्यूल्स पे मूव करते हैं। हाँ ना बोलो भाई, अगर एटम्स क्लियर है। हाँ, हाँ देखो, नोट कुछ नहीं करना है, नोट अगर आप करना चाहो तो साथ साथ कर सकते हो, मैं टाइम नहीं दूंगा नोट करने का। आप पूछो क्यों, अरे मैं ग्रुप में नोट्स भेज दूंगा आपको, क्या क्यों दिक्कत मान रहे हो। ऑनलाइन टाइम कम रहता है यार, ऑनलाइन टाइम बहुत कम रहता है, पॉसिबल नहीं है यहाँ मैं बोल बोल के लिखवाऊं आपको। चलो, दूसरी हेडिंग, लेक्चर रिकॉर्ड हो ही जाता है, आप दोबारा भी रिमाइंड कर सकते हैं इसको, दोबारा भी कोई चीज छूट जाए तो दोबारा भी लिख सकते हैं। तो सेकंड है हमारा मोलिक्यूल्स। सेकंड क्या है हमारा, मोलिक्यूल्स। सही है, अब बताओ मोलिक्यूल्स क्या होता है, बहुत बड़ी बात है, मोलिक्यूल्स क्या होता है। मोलिक्यूल्स को जानने की जरूरत है, मोलिक्यूल्स को पहचानने की जरूरत है। किसी भी, यानी कि ऐसा बोल सकता हूँ कि ग्रुप ऑफ एटम्स, एटम्स का जो ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ एटम्स, एटम्स का जो ग्रुप होता है वो क्या कहलाता है, वो मोलिक्यूल्स कहलाता है। अगर एटम के ग्रुप को मिला दूं तो वो मोलिक्यूल्स है। जैसे कि एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है, पानी, पानी, अमोनिया, NH3, ठीक है, P4, P4, H2SO4, H2SO4, है ना, NaCl, ये क्या है भाई, इसमें कौन कौन से एटम हैं, दो हाइड्रोजन के एटम हैं, एक ऑक्सीजन का एटम है, दोनों मिल, यहाँ दो हाइड्रोजन के मिले, एक ऑक्सीजन का मिला, दोनों ने मिलकर पानी को बना लिया। एक नाइट्रोजन का एटम है, तीन हाइड्रोजन के एटम है, आपस में मिले अमोनिया का मॉलिक्यूल बना लिया। चार फास्फोरस के एटम है, इसी तरीके से H2SO4, इसी तरीके से NaC। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगी, अगर मैं एटम्स को मिला दूं, बहुत सारे एटम्स को मिला दूं तो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। वो एटम्स एक दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पांच, कम से कम दो तो होंगे, तभी मॉलिक्यूल बन पाएगा। आगे चलो, एटम्स क्लियर, मॉलिक्यूल्स क्लियर। अब बात चलते हैं तीसरी हेडिंग पर, और तीसरी हेडिंग है
एटॉमिक मास या फिर एटॉमिक वेट। तीसरी हेडिंग है एटॉमिक मास, तीसरी हेडिंग है एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट। एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट एक ही बात है। देखो केमिस्ट्री के अंदर मास और वेट एक ही बात होता है, लेकिन फिजिक्स के अंदर मास अलग चीज है और वेट अलग चीज। फिजिक्स के अंदर मास की यूनिट किलोग्राम होती है और वेट की यूनिट न्यूटन होती है, लेकिन केमिस्ट्री में या चाहे तो मास बोले या वेट बोले, दोनों की यूनिट किलोग्राम या फिर ग्राम लेके चलिए। सही है। इतना आसान, जिंदगी भर, दुनिया भर का आसान क्या, कि एक एटम का मास, मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम क्या कहलाएगा, एटॉमिक मास या फिर एटॉमिक वेट। एक एटम का मास या फिर एक एटम का वेट क्या कहलाता है, एटॉमिक मास या फिर एटॉमिक वेट। ठीक। एटॉमिक मास की यूनिट क्या होती है, एटॉमिक मास की यूनिट होती है AMU, जिसकी फुल फॉर्म है एटॉमिक, आपने 9th क्लास में पढ़ी होंगी सारी चीज, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है। हाँ, और जहां पर 1 AMU, सबसे इंपोर्टेंट बात अब आ रही है, सबसे इंपोर्टेंट भाई बात अब आ रही है भाई, 1 AMU इज इक्वल्स टू होता है 1.672 into 10 to the power minus 24 ग्राम। ये ग्राम, 1 MU बराबर इतने ग्राम होता है, या फिर 1/6.022 इंटू 10 to the power 23 ग्राम। जो नीचे आपको नंबर लग रहा है इसको बोलते हैं एवोगैद्रो नंबर, आगे चल के आएगा, आगे भी बताऊंगा मैं। एवोगैद्रो नंबर, एवोगैद्रो, एवोगैद्रो नंबर, इसको एन से रिप्रेजेंट करो। अरे क्या हुआ यार कनेक्शन में, आवाज आ रही है? हैं? अरे क्या हो गया था यार, इतनी देर से मैं आवाज बोल रहा हूँ, कोई बोल ही नहीं रहा है। अरे यार मैं इतनी देर, मेरा बोलते बोलते गला दुख गया। अच्छा, मैंने दोबारा शुरू किया है, फिर दोबारा स्टार्ट किया है। अब आ रही वॉइस? हाँ बताओ यार, वो रिकॉर्डिंग भी अब स्टार्ट हो रही, चलो कोई बात नहीं, वीडियो पोस्ट हो गई। असल में फोन आ गया था, तो फोन आते वक्त क्या होता है, इंटरनेट कट हो जाता है, क्योंकि फोन से वाईफाई से चल रहा है मेरा, तो मैंने मिस्टेक की ये की, मैंने फोन रिसीव कर लिया, मुझे फोन रिसीव नहीं करना चाहिए, चलो कोई नहीं, मतलब फोन रिसीव करते हैं तो ये इंटरनेट कनेक्शन कट हो जाता है। चलो देखो, टीचमिंट बहुत अच्छा ऐप है, जूम से गूगल सबसे बेस्ट ऐप है टीचमिंट, क्योंकि टीचमिंट पर रिकॉर्डिंग भी होती है, जूम वूम सब बेकार है, 40 मिनट के बाद क्लास कट हो जाती है। ये पहले देखो, कल मैंने पढ़ाया था, कल कहीं भी कट नहीं हुई थी, आज पहली बार हुआ, वो भी मेरी मिस्टेक से, क्योंकि मैंने फोन उठा लिया था, वो नेट कट हो गया था। सबसे बेस्ट ऐप है, रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी, और बेहतरीन ऐप है। जूम वूम सब बेकार है, इनके चक्कर में पड़ना, जूम वूम के ऐप के चक्कर में। चलो भाई, तो मैं कहां तक, मेरा क्या चल रहा था, कोई बताएगा? मैं एटॉमिक, एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास ही तो बता रहा था, तीसरी हेडिंग जी थी हमारी, थर्ड हेडिंग। अच्छा अच्छा, तो वहीं से बता दूं, वहीं से बताता हूं, मैं बता रहा हूं कि 1 AMU इज इक्वल्स टू, 1 AMU इज इक्वल्स टू 1.672 into 10 to the power minus 24 gram is equals to 1 upon 6.022 into 10 to the power 23 ग्राम। ये था हमारा, ये था।
और ये जो नंबर आपको नीचे दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं एवोगैड्रोस नंबर, इसको बोलते हैं एवोगैड्रोस नंबर, और इसको रिप्रेजेंट आगे करते हैं ऐसे। भाई ये रिलेशन आपकी याद होना चाहिए भाई, हर हाल में 1 एमयू का कन्वर्जन जो आपके सामने लिखा है ये बहुत जगह यूज होगा, न्यूमेरिकल्स में यूज होगा, यकीन मानो आपकी याद होना चाहिए। सही, तो मुझे बताओ क्या एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट में इतनी ही बात थी, ये सब क्लियर है नहीं? हाँ ना बोलो भाई। एटॉमिक, चलो 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 ठीक। अब देखो एटॉमिक मास हो गया, अब चलता है फोर्थ मोलिकुलर मास। फोर्थ, अच्छा 1 एएमयू को 1 यू भी लिख सकते हैं भाई, 1 एएमयू लिखो या 1 यू लिखो एक ही बात होती है, यू मतलब होता है यूनिफाइड मास। सही है भाई, ये चीज भी ध्यान रखेंगे अब सर बुक में, वैल्यू 1 एमयू इज इक्वल्स टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम है। अरे अब वो लगभग इतना ही है ना, 1.66 है, मैंने 1.67 लिख दिया, लगभग इतना ही तो है यार। अरे लगभग इतना ही है, ध्यान से देखो भाई, कहाँ है बुक में, हम भी देख लें, होगा कोई बात नहीं, आगे पीछे तो भाई डिजिट के बाद तो कुछ भी ज्यादा फर्क थोड़ी होता है यार। बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? 1 एमयू हम भी देख ले कहाँ पे रखा है, अप्रोक्स तो सेम है ना लगभग, तो सही है, क्या दिक्कत है, वो सही है ना, वो अप्रोक्स एकदम ठीक है, 1 एमयू बराबर दिस, सही है भाई। भाई मेरी बात किसी के समझ नहीं आ रही है भाई, 1 एमयू बराबर 1.66 0.56 इंटू 10⁻, मैं हाँ मैं जानता हूँ कि ये दिया हुआ 1.66 सही है, वो लगभग अप्रोक्स ठीक है, ठीक है भाई 1.66। अरे भाई एक बात तो बताओ यार, कितने का फर्क है, पॉइंट के बाद एक का फर्क है, तो ये ले लो चाहे वो ले लो, 1.66 कर लो, इसमें क्या बड़ी बात है, ठीक है जी। फर्क देखो कितने का यार, मुझे बताओ 1.66 और 1.67 में कुछ फर्क है, बताओ भाई, अलग आएगा इन दोनों से आंसर, बस तो फिर मैटर नहीं करता, डज नॉट मैटर, देखो कितना अच्छा बोल लिखा है ना साक्षी वाले ने, डज नॉट भाई यार, ये इतनी कम मतलब इतना कम फर्क है, ये वैल्यू नहीं करता है ना, 1.66 कर लो या 1.6 है ना, चलो आप 1.66 कर लो कोई दिक्कत नहीं, आपको 1.2 डिजिट्स तक ही लेना, आगे जाना भी नहीं, 1.66 से कर लो, 1.67 से कर लो, आंसर सेम ही आना है, सही है जी। चलो जी, अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने की बात कुछ ऐसे थी, आगे बढ़ने की बात हमारी कुछ ऐसे हुई कि भाई अब हम आगे चलेंगे, और हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी मोलिकुलर वेट, नेक्स्ट एटॉमिक वेट हो गया, अब नेक्स्ट हेडिंग है हमारी फोर मोलिकुलर वेट या फिर मोलिकुलर मास, मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर वेट और मोलिकुलर मोलिकुलर वेट और मोलिकुलर मास, ठीक है, मोलिकुलर वेट और मोलिकुलर मास, सही। चलो एटॉमिक वेट और मोलिकुलर मास, देखो भाई कुछ नहीं है, ये रहा H2O, अब मोलिक्यूल का H2O, ये सब मोलिक्यूल है, सोचो H2O का मास निकालने लगो तो H2O एटम से ही तो मिलकर बना है, तो सारे को सारे का जोड़ दो, 2 इंटू हाइड्रोजन का कितना है 1 एमयू, कुछ नहीं है फर्जी एकदम, ऑक्सीजन का 16 एमयू, ऐड करो कितना आया 18 एमयू, तो ये मोलिकुलर का मास हो गया, या फिर 18 यू, एक ही बात है, 18 एमयू लिखो या 18 यू लिख लो, फर्जी, फर्जी एकदम, तो सारे क्योंकि मॉलिक्यूल एटम से मिलकर बना होता है, तो मेरी एक बात सोचो, अगर मैं एटम का मास मुझे पता है तो उन्हीं का आपस में जोड़ दो, आ जाएगा मॉलिक्यूल का मास, तो 18 यू आ जाएगा हमारा, 18 एमयू और 18 यू, सही। चलो हाँ, तो हमारा क्या क्या हो गया, एटम्स हो गया, एटॉमिक मास हो गया, मॉलिक्यूल हो गया, मॉलिक्यूलर मास हो गया, सही। अब हमारा चलता है मोल,
इतनी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं बेटा, होश उड़ जाएंगे। अब चलता है मोल। हालांकि ये चीज क्लास 11th में भी आपने पढ़ी थी। और ये है हमारा मोल, ये है हमारा मोल। खाना पीना छोड़ दोगे। अगर मैं ये बता दूं ये कितना इंपॉर्टेंट है तो सब खाना पीना छोड़ दो, इतना इंपॉर्टेंट है मोल। क्योंकि जब से आज से लेके तब तक, जब तक आप नीट आईआईटी की तैयारी करोगे 11th में 12th में, आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। इतना इंपॉर्टेंट अगर बता दूं तो खाना पीना छोड़ दो। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। भाई इतना आसान करके पढ़ाऊंगा ना, होश उड़ जाएंगे। मुझे बताओ 1 डजन, कौन बताएगा सबसे पहले? 1 डजन में कितने होते हैं? 1 डजन बराबर कितना होता है? बहुत सही। मतलब सबने बनाना खरीदे हैं, सबने केले खरीदे हैं, इसका मतलब ये है। तो भाई मुझे एक चीज बताओ, मेरे सवालों का जवाब दो। एक है हमारा कबीर, कबीर खान। एक है हमारा कबीर, ये रहा कबीर। और एक है हमारा तनिष, ये रहा तनिष। कबीर गया मार्केट में, मार्केट में जाते ही उसने केले वाले के पास, बनाना वाले के पास जाके बोला, मुझे 3 डजन बनाना दे दो, मुझे 3 डजन बनाना दे दो। तनिष ने बोला मैं भी साथ चलता हूं, और मैं जो बनाना खरीदूंगा वो 36 बनाना खरीदूंगा, 36 बनाना खरीदूंगा। एक ने बोला मैं 3 डजन खरीदूंगा, दूसरे ने बोला मैं 36 खरीदूंगा। बताओ किसके पास ज्यादा बनाना है? किसके पास ज्यादा बनाना है? किसने ज्यादा बनाना? सेम है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो अगर सेम है तो कबीर, कबीर के दिमाग में ऐसा क्या आया कि इसने केले वाले से बोला है कि मुझे डजन में दो, इसने बोला है मुझे काउंटिंग में दो। अरे भाई जब डजन, 3 डजन और 36 बनाना सेम ही है तो भाई डजन का क्या रोल है भाई? क्या मतलब है डजन का? क्या डजन में आपको एक केला फालतू मिलता है क्या? डजन में आपको एक केला फालतू मिलता है क्या? जो डजन डजन चिल्लाते हो ठेले वाले के पास जाकर, 1 दर्जन केले दे दो, अरे भाई एक केला फालतू मिलता है क्या? हाँ ना बोलो भाई। कबीर कहता है, तनीश बोला है, कबीर कह रहा हाँ सर एक केला फालतू मिलता है। रेट टू सर डजन से ही लगता है, रेट टू सर डजन से। तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, वो ठेले वाले आपको डजन में क्यों बताते हैं? वो ये क्यों नहीं बताते भाई 12 केले इतने के? 12 बता दे तब भी बात है, वो डजन में बोलेगी 1 दर्जन के लिए इतनी है। तो मैं यही तो पूछ रहा हूँ दर्जन में क्यों लगता है, ये तो सवाल है। सोचो दर्जन ना होता और ये होता 12, तो तब भी तो आपको केले सेम ही मिलते। दर्जन ने आपको कैसा क्या क्या फायदा कर दिया जो आप दर्जन बोल रहे हैं? इजीएस्ट वे, किस फॉर्म में इजीएस्ट, किस फॉर्म में इजी होगा ये? थोड़ा सा आप सही आंसर है लेकिन किस फॉर्म में इजी होगा बताओ जी। बहुत सही। काउंटिंग में बस आपका फायदा। मुझे बताओ यहां जो नंबर है वो क्या है? डिजिट्स 3 है, यहां जो डिजिट्स है वो 36 है। बताओ किस डिजिट से डील करना आसान है? छोटी डिजिट्स है या बड़ी डिजिट्स है? किस डिजिट का मल्टीप्लाई डिवाइड आसान होगा, छोटी डिजिट्स का या बड़ी डिजिट्स का? स्मॉल डिजिट्स का। भाई 3 का मल्टीप्लाई डिवाइड भी आसान है, 36 का मल्टीप्लाई डिवाइड आसान नहीं है। तो डजन ने क्या किया है, डजन ने एक बड़ी यूनिट जो कि 12 है उसको कंप्रेस करके 1 बना दिया, बस डजन लिख दिया आगे। तो ये जो कन्वर्जन है सिर्फ और सिर्फ आपकी इतनी हेल्प कर रहा है कि एक बड़ी यूनिट को कंप्रेस करके छोटा बना देता है ताकि हिसाब किताब लेन देन आसान हो जाए। कबीर बोल रहा है सर मैंने तो डजन इसलिए बोला था कि एक केला फालतू मिलेगा, एक बनाना फालतू देगा ठेले वाला। अरे भाई बोल मत देना, वो ऐसे कहेगा बेटा पहली बार आए हो क्या बनाना खरीदने? कबीर बोला नहीं सर मैं तो ये सोच रहा था कि मुझे 13 केले मिलेंगे 1 डजन बोलने पर। वो बोलेगा आप डजन बोल रहे हैं, आपने इतना कष्ट उठाया है डजन बोलने का, तो आपको 1 बनाना फ्री दे रहा हूं। नहीं ऐसा नहीं होगा, डजन मतलब 12 ही मिलेंगे। ठीक है जी, चलो। हाँ, तो देखो बड़ी यूनिट को कंप्रेस करके छोटा कर दिया। ठीक, अब कबीर के दिमाग में सेट हो गया भाई कुछ फायदा नहीं हुआ, कुछ फायदा नहीं हुआ। इसने तनिष को जाकर बोला भाई इतने ही बनाना मिले, इतने ही मिल पाए, ज्यादा नहीं मिले, मैं बर्बाद हो गया।
ठीक। तो तनिष ने बोला एक काम करते हैं, आज से हम भी डजन में शुरू करेंगे, है ना, मल्टीप्लाई डिवाइड आसान होता है। कबीर ने एक बात बोली, लेकिन तनिष से जाके एक बात बोली कि भाई तनिष, यार मुझे हिसाब किताब बहुत जल्दी कर लिया मैंने, बहुत आसान कैलकुलेशन थी। तनिष बोला यार मेरा थोड़ा सा दिक्कत हुई कैलकुलेशन में यार, 36 का मल्टीप्लाई था, डिवाइड था, बड़ा मुश्किल हुआ। तो कबीर ने बोला तनिष से कि भाई आगे से जो है तुम भी डजन में खरीदना, आपका हिसाब किताब आसान होगा, केला वेला फालतू नहीं मिलेगा आपको, है ना, बनाना फालतू नहीं मिलेगा। हाँ, इतना होगा कि आपको जो हिसाब किताब है वो आसान हो जाएगा। तनिष ने कहा अच्छा चलो आज से हम डजन में करेंगे, हिसाब किताब आसान हो जाएगा। दोनों एक दूसरे को गले में हाथ डाला और दोनों अपने अपने रास्ते निकल पड़े, और इस तरीके से हमारी कहानी खत्म हो जाती है। ठीक। जब वो चले जा रहे थे कबीर तनिष चले जा रहे, तो तनिष के दिमाग में एक सवाल आया। तनिष ने कबीर से पूछा, कबीर मुझे ये बता, डजन देखने में कैसा लगता है? डजन के कितने पैर है, कितने हाथ है, कितनी आंख है, कितने मुंह है, मतलब इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? फिजिकल में आपको कैसा दिखता है? फिजिकली सिग्निफिकेंस क्या है? कबीर ने बोला अरे भाई, मुझे बनाना फालतू मिला हो ना मिला हो, लेकिन इतना भी बेवकूफ नहीं हूं कि डजन के 2 हाथ हो, 2 पैर हो, 2 आंखें हो, 2 पैर हो, 2 कान हो, 1 नाक हो, और वो उड़ता हो, 2 पर हो, उड़ उड़ के इधर जाता हो। जब आप बनाना खरीदते हो तो उड़ के आपके पास आता हो कि मैं डजन हूं, मेरे फॉर्म में बनाना खरीद लो। कबीर ने बोला भाई डजन एग्जिस्ट नहीं करता फिजिकल सिग्निफिकेंस में, डजन का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, ये एक काउंटिंग यूनिट है। कबीर ने बोला कि भाई ये काउंटिंग यूनिट है। क्या है? काउंटिंग यूनिट। तनिष ने बोला ये काउंटिंग यूनिट है? अच्छा, मुझे लगता था इसके तो 2 पैर होंगे, 2 आंखें होंगी, 2 पर होंगी, इसको देखूंगा, इस पर बैठ जाऊंगा, इसके साथ उड़ता फिरूंगा। कबीर ने बोला ऐसी बात नहीं है, ये सिर्फ काउंटिंग यूनिट है, तुम्हें बहुत बड़ा धोखा हुआ है कि इसके पर है, इसकी उड़ने वाला है, नहीं, इसका फिजिकल सिक्वेंस कोई नहीं है। तनिष बेचारा मायूस हुआ और अपने घर जाकर अब अपने घर आराम से चला गया, और इसका जो कंफ्यूजन था वो दूर हो गया। अब वो अपने आराम से खुशी खुशी घर चला गया, और वो अब खुश है, कबीर भी अब खुश है। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि डजन का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, डजन एक काउंटिंग यूनिट है, एक बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करने का तरीका है, जिससे आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। बताओ भाई, इस कहानी में अगर कोई दिक्कत नहीं है, बस अगर आप ये कहानी समझ गए तो मोल समझिए, खत्म काम। इस कहानी बताओ, कहानी समझ आई क्या? स्टोरी समझ आई क्या? कबीर। ठीक ठीक। हाँ जी, सृष्टि, सृष्टि कुछ समझ आ रहा है? सृष्टि आज पहली बार आई है, सृष्टि कुछ समझ आ रहा है? हाँ। तो कहानी खत्म हुई, अब दूसरी कहानी शुरू होगी। दूसरी कहानी क्या है? जैसे कि अब देखो, जैसे कि 1 डजन बराबर 12 होता है, जैसे कि 1 डजन बराबर कितना होता है? 12। सही। इसी तरीके से केमिस्ट्री के अंदर 1 मोल होता है, 1 मोल होता है 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स। सही है जी। जैसे कि ये 12 कुछ भी हो सकते हैं, बनाना भी हो सकते हैं, है ना, चेयर भी हो सकते हैं, डेली लाइफ की जो भी चीजें हैं, है ना, कुछ भी ले, पेंसिल भी हो सकती है, पेन भी हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें जो डेली लाइफ की वो डजन में यूज कर सकते हैं। लेकिन 1 मोल आप केमिस्ट्री के लिए यूज करोगे, जैसे कि आप पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन के लिए यूज कर सकते हैं, कि प्रोटॉन के लिए यूज कर सकते हैं, न्यूट्रॉन के लिए यूज कर सकते हैं, एटम्स के लिए यूज कर सकते हैं, मॉलिक्यूल्स के लिए यूज कर सकते हैं, केमिस्ट्री में ये यूज करेंगे, और या फिर आयंस के यूज कर सकते। इतनी सारी चीजों के लिए हम मोल को यूज कर सकते हैं। अब देखो 1 मोल बराबर कितनी बड़ी वैल्यू है, क्या डेली लाइफ में इतने बड़े सिग्निफिकेंस, इतनी बड़ी वैल्यू का कोई मतलब है? लाखों करोड़ है। अगर कबीर
ठेले वाले के पास जाए और बोले भाई मुझे 1 मोल बनाना दे दो, 1 मोल बनाना दे दो, जिंदगी खत्म हो जाएगी 1 मोल बनाना खरीदने में, आधी उम्र तो यही बीत जाएगी, इतना बड़ा नंबर है भाई, पूरे घर में भी नहीं आएंगे इतने सारे केले। कबीर कह रहा है सर मेरा तो इरादा था कि आपने डजन पढ़ाया था, आज मैं 1 मोल बनाना खरीदने जाता कल और बोलता कि मुझे 1 मोल बनाना दे दो, 1 मोल बनाना दे दो, मेरा तो इरादा था। अरे भाई पूरा घर भर जाएगा 1 मोल बनाना में, लाखों करोड़ों अरबों सरबों बनाना है ये। हाँ, तो इसका मतलब क्या है, डेली लाइफ में मोल का कोई यूज नहीं बनता, क्योंकि इतनी बड़ी वैल्यू में हम डील ही नहीं करते भाई। क्या आप अपने घर को भरने के लिए लाते हो केले, कि पूरा घर केले में बन जाएगा, भर जाएगा और हम के ऊपर केलों पे चादर बिछा के सोएंगे? अरे यार केलों का कोई मतलब नहीं है इतने सारों का, पेन का कोई मतलब नहीं है, चेयर का इतनी सारी का कोई मतलब नहीं है, तो डेली लाइफ में यूज नहीं करते ये केमिस्ट्री में यूज करते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री के तो छोटे से पार्टिकल में इतनी सारी चीजें आ जाती हैं। क्यों? इनका साइज इतना कम होता है, हमें अपनी नेक्ड आई से भी ये चीजें नहीं दिखाई देती, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एटम्स मॉलिक्यूल और आयंस, सोचो कितने छोटे होंगे, तो उसमें तो ये इतनी सारी चीजें एग्जिस्ट कर जाती है, तो उनके लिए इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन इतने सारे बनाना खरीदने की हिम्मत मत करना, इतनी जरूरत ना करना। पता लगा है 10-20 हजार ट्रक भर के केले घर ला रहे हो तुम, तुम्हारे मम्मी पापा बोलेंगे बेटा 1 दर्जन केले खरीदने के लिए बोला था, ये तुम पूरी दुनिया ही खरीद के लिए। नहीं, ऐसे नहीं करना। चलो, तो जैसे मैं यहाँ पर मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर क्या क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कि 1 डजन, हाँ ना बोलना कि या क्या मैं सही लिख रहा हूँ क्या, मैं लिखूं 1 डजन पेन, तो आप आंख बंद करके बोलोगे 12 पेन, 12 पेन। ठीक, मैं बोलूं 1 डजन, मैं बोलूं 1 डजन चेयर, 1 डजन चेयर, तो आप क्या बोलोगे आंखें बंद करके? 12 चेयर। मैं बोलूं 1 डजन, 1 डजन बनाना, आप क्या बोलोगे? 12 बनाना। इसका मतलब देखो, स्पीसीज चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पेन था, यहाँ चेयर थी, यहाँ बनाना था, लेकिन देखो क्वांटिटी चेंज नहीं हुई, 12 की 12 ही रही है, क्वांटिटी चेंज नहीं हुई है, 12 की 12 ही रही है ना। इसका मतलब स्पीसीज चेंज करने पर क्वांटिटी चेंज नहीं होती। यही चीज यहाँ पर अप्लाई करो, मैं बोलूँ 1 मोल, यही चीज हाइड्रोजन एटम, 1 मोल हाइड्रोजन एटम इज इक्वल्स टू 6.022 into 10 to the power 23 हाइड्रोजन एटम। हाँ, हाइड्रोजन एटम, जो कि किसके बराबर होगा? एवोगैड्रो नंबर के। अब मैं इसको शॉर्ट में ऐसे लिखूंगा, Na हाइड्रोजन एटम, क्योंकि बड़ी वैल्यू है तो शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे Na हाइड्रोजन। देखो H2 किसने लिखा है? बिल्कुल गलत लिखा है, साक्षी ने, साक्षी ने एकदम गलत लिखा है, H2 गलत, ये H की बात कर रहा हूँ मैं, H2 एटम नहीं होता, H2 तो मॉलिक्यूल होता है, एकदम गलत बात, गलत बात बर्दाश्त नहीं है मुझे। हाँ, H2 मत लिखो, बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैंने एटम लिया है, देखो फर्क है भाई साहब H2 में और H में। अब लिख रहा हूं मैं तुम्हारे वाली बात, मैं लिख रहा हूं 1 मोल H2 मोलिक्यूल्स, देखो H2 तो मोलिक्यूल्स है ना, हाँ इससे मत लिख देना, ये ब्लंडर मिस्टेक हो जाएगी, न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। तो कितना होगा? Na वही नंबर है ऊपर, Na क्या? H2 मोलिक्यूल्स, NaH2 मोलिक्यूल्स। सही है। मैं बोलूं, आगे वाले पेज पे देख लेते हैं, मैं बोलूं 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो कितने इलेक्ट्रॉन भैया? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन। सही है, इतनी तो इलेक्ट्रॉन होंगे। मैं बोलूं 1 मोल, 1 मोल H2O मोलिक्यूल, 1 मोल H2O मोलिक्यूल, तो कितने मोलिक्यूल? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 H2O मोलिक्यूल। बताएं भाई, देखो स्पीसीज चेंज हो रही है, कभी इलेक्ट्रॉन हुआ, कभी पानी हुआ,
कभी H2 मॉलिक्यूल्स हुआ, कभी हाइड्रोजन एटम हुआ, लेकिन नंबर चेंज नहीं हो रहा। देखो Na, आगे भी क्या है Na, बोलो स्पीसीज चेंज हो रही है क्या? नहीं। बताएं भाई, क्या मोल की फील आई? मोल होता क्या है? हाँ ना बोलो भाई, क्या मोल्स की फील आई आप सभी को कि हाँ सर अब मोल फील में धीरे धीरे कि मोल होता क्या है? हाँ जी सृष्टि, मोल्स की फील आई? yes. हाँ ठीक। अब देखो मोल्स की एक और डेफिनेशन समझो, मतलब मोल्स को आप कैसे, इसको नोट में लिखेंगे, हम क्या में लिखेंगे? नोट में, इसको हम नोट में लिखेंगे। क्या है नोट में? नोट में ये है हमारा, देखो देखो किसी का भी वन मोल जैसे ही दिमाग में है ना भाई, इतनी तगड़ी चीज बता रहा हूँ, ये जो चीज बता रहा हूँ, जो अब तक चीज बताई वो तो किताबों में मिल जाएगी, लेकिन जो अब बता रहा हूँ ये किताबों में नहीं है, ये तो टीचर ही बता सकता है। जैसे कोई बोले ना वन मोल, तो दिमाग में तुरंत एक पैकेट बनाना, जैसे चिप्स का पैकेट नहीं होता, कोई बोलता है चिप्स का पैकेट, तो आपके तुरंत दिमाग में चिप्स का पैकेट बन जाता है, और हो जाता है कि उसके अंदर 10 चिप्स होगी बस, और बाकी हवा भरी होगी। ये तो बनता है देखो दिमाग के अंदर, क्यों? आप उसको फील करते हो। जैसे मैं बोल दूंगा कि चलो आपको चिप्स का पैकेट दिलाता हूँ शॉप से, तो आप क्या करेंगे? माइंड में एकदम चिप्स का पैकेट बना लेंगे, पूरे के अंदर हवा भरी होगी, 10 या 5 उसके अंदर चिप्स भरी होगी, ये बनता है ना दिमाग। तो जैसे ही, याद रखना भाई, आपकी और मेरी बीच की बात है, किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। क्या? कि अगर मैं जैसे ही मैं बोलूं 1 मोल हाइड्रोजन एटम, तो आपके दिमाग में जैसे खाने की चीज बनी थी चिप्स का पैकेट, ऐसे ही ये भी चिप्स के पैकेट के फॉर्म में दिमाग में बन जाना चाहिए। 1 मोल हाइड्रोजन एटम, दिमाग में तुरंत पैकेट बना लो, हवा में पैकेट बना लो, हवा में पैकेट बन गया, और उसके अंदर क्या भर दो? चिप्स के अंदर, पैकेट के अंदर क्या भरे थे? आलू। इसमें क्या भर दो? हाइड्रोजन एटम। कबीर बोल रहा था सर हम तो सोच रहे थे इसमें भी चिप्स भरी होगी, और वो 1 मोल। अरे भाई 1 मोल इतनी चिप्स होगी तुम्हारा पूरा घर भर जाएगा। हाँ, और कितनी भरी होंगी ये? कितने हाइड्रोजन एटम भरे होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23। जैसे चिप्स के अंदर 10 भरे थे, इसके अंदर इतने भरे। अच्छा ये लिखो या फिर एन लिखो, एक ही बात है। ये देखो ये वैल्यू लिखो आप, ये, और या फिर एन लिखो, एक ही बात है ना। अब मैं एन लिखूंगा, बार बार मैं समझा रहा हूँ, मैं लिखता लिखता थक गया हूँ इसको। 6.02 इंटू 10⁻23 को लिखता लिखता थक चुका हूं मैं, लेकिन मैं 4 बार 5 बार 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 इस लिख रहा हूं ताकि आप एन फील करो। अब मैं एन लिखूंगा, सही। तो मुझे बताओ, जैसे ही मैंने बोला 1 मोल हाइड्रोजन एटम, तो आपने दिमाग में तुरंत क्या बना लिया? एक चिप्स का पैकेट, एक पैकेट जिसके अंदर हाइड्रोजन एटम भरे हुए, कितने भरे हुए? इतने, एवोगैड्रो नंबर के बराबर। मुझे बताओ, अगर मैं बोलूं 1 मोल H2 मॉलिक्यूल्स, बताओ इसके पैकेट में क्या भरे होंगे और कितने भरे होंगे? कौन बताएगा? 1 मोल H2 मॉलिक्यूल्स, बताओ इसके पैकेट में क्या भरे होंगे और कितने भरे होंगे? क्या भरे होगा? H2। ये हुई ना बात, H2 भरी होगी। कितनी भरी होगी? कितने मॉलिक्यूल्स? हाँ, एवोगैड्रो नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं वो बोलो? एन। अब सबको एन बोलना है। अगर सब मैं एन लिख रहा हूं ना, तो मान के चलो 6.02 10 पर 23 बोल रहा हूं। कबीर, मेरे भाई कबीर, 6.02 10 पर 23 को लिखना छोड़ो और दिमाग में एन की प्रैक्टिस डालो। इतना नंबर में इतना बड़ा नंबर बार बार नहीं लिखूंगा। तो अगर मैं एन बोल रहा हूं तो इसका मतलब समझ जाओ क्या है। इसका मतलब है 6.02 इंटू 10 पर 23। चलो जी, अब मेरा आपसे सवाल है, मेरे सवालों का जवाब दो। क्या? अगर इसके अंदर Na हाइड्रो H2 मॉलिक्यूल्स हैं, अगर इसके अंदर H2 मॉलिक्यूल, देखते हैं कौन देगा यार। बहुत, आज तक जब भी मैं इसको पढ़ाता हूँ ना, आज तक कोई मुझे इसका सही आंसर नहीं दे पाया। आज तक इन द सेंस, एक बैच और चल रहा है क्लास 11 का, है ना, वो तो अलग है, वो तो खत्म होने वाला, वो तो अलग चीज है। तो मैं मतलब जब भी हर साल पढ़ाता हूँ, कोई देता ही नहीं इसका, फैल जाते हैं सब। तो मुझे बताओ इसमें Na H2 मॉलिक्यूल्स है, इसमें हाइड्रोजन एटम कितने होंगे? सब फैल जाते हैं इस क्वेश्चन पूछते ही, कि बोल पूछते हैं अरे अबे भाई कौन था ये? अरे कौन था ये? वाह भाई वाह, कमाल कर दिया, पहला बच्चा मेरे ऐसा हाथ लगा है जिसने यार पहली बार में ये आंसर दिया। साक्षी ने भी, वेरी गुड।
भाई मजा आ गया यार तुम्हें तो, मुझे तो डर लग रहा था यार एग्जाम्पल समझाना पड़ेगा तब जाके समझोगे फिर समझ आएगा। अरे जब एक H2 मॉलिक्यूल्स के अंदर एक H2 मॉलिक्यूल्स लूं तो उसके अंदर हाइड्रोजन के 2 एटम हैं और H2 मॉलिक्यूल्स पैकेट के अंदर कितने भरे हुए हैं Na, तो उसके अंदर कितने हाइड्रोजन एटम होंगे 2 Na। बताओ जी सृष्टि। अरे देखो झूठ मत बोलो, झूठ बोलोगे तो पकड़े जाओगे। अच्छा आ गया। हाँ भाई कबीर झूठ बोल रहे हो सच बोल रहे हो? अच्छा श्रेय, श्रेय झूठ या सच? झूठ सच बोल। हाँ, चलो चलो तो ये तो बहुत अच्छी बात है यार, तुमने तो मतलब यार इसका मतलब अच्छा बैच है। तुम तो यार बहुत आगे जाओगे, तुम तो सब डॉक्टर बनोगे भाई। जब सब डॉक्टर बन जाओगे, मैं आपकी, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, आपकी क्लिनिक पाऊंगा, मुझे सब दवाई फ्री देंगे। फ्री देंगे ना भाई दवाई? हाँ ठीक है। चलो चलो। कबीर कह रहा है सर मैं तो आपसे दुगने पैसे लूंगा। मैं तो सर आपसे दुगने पैसे लूंगा और। अरे भाई मेरे से दुगने पैसे क्यों लोगे यार? चलो तो हमने मोल पढ़ लिया, अब देखते हैं, अब पढ़ते हैं मोलर मास। अब देख, अच्छा इसमें एक फॉर्मूला ड्राइव करते हैं पहले। एक फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, मुझे एक बात पता चल गई कि वन मोल, एक फॉर्मूला निकाले यहां से कि वन मोल किसी भी चीज का हो, वन मोल सब्सटेंस के अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं? आप सबको पता है एन ए पार्टिकल्स। क्या होता है? एन ए पार्टिकल्स। इस चीज को उल्टा उल्टा भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि एन ए पार्टिकल्स जो हैं वो कितने मोल के बराबर हैं? वन मोल के। तो बताओ एक पार्टिकल, अगर एक पार्टिकल होगा तो उसके अंदर कितने मोल्स होंगे? वन अपॉन एन। यूनिटरी मेथड है, क्लास 8 में पढ़ते हो यूनिटरी मेथड। वन अपॉन एन ए मोल। सोचो अगर आपको कोई रैंडमली एन पार्टिकल देता है, कितने पार्टिकल में बताओ कितने मोल है, तो बताओ इस एन पार्टिकल में कितने होंगे? एन अपॉन एन ए मोल, खत्म कहानी। एन अपॉन एन ए मोल। ठीक है। तो अगर आप आपको किसी की नंबर ऑफ मोल्स निकालनी हो और पार्टिकल्स दिए हो तो आप फॉर्मूला क्या लिखोगे? एन अपॉन एन ए। आंसर ये मोल्स आ जाएगा, एन अपॉन एन ए। सही है। जैसे कि क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, देखते हैं कौन बताएगा। क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 12.044 इंटू 10⁻23। इतने पार्टिकल्स दिए हुए हैं, बताओ कितने मोल्स होंगे इसमें? देखते हैं सबसे पहला कौन देगा आंसर। नंबर ऑफ मोल्स बताओ, एन की वैल्यू कितनी होगी, कौन बताएगा? कबीर। कबीर ने दिया भाई, कबीर। और बोलो भाई साक्षी, साक्षी ने भी दे दिया, और बोलो भाई। चलो 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 चलो। ठीक, देखो कितना आसान है भाई। अभी तो लिखा है फॉर्मूला कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स बराबर गिवन पार्टिकल्स 12.044 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाई 6.022 इंटू 10⁻23। 10⁻23 से 10⁻23 कैंसिल, 6 2 जा 12, और ये आ गया हमारा 2 मोल्स। आ गया 2 मोल्स। ठीक है जी, हो गया आंसर। सही है, खत्म, टाटा बाय बाय गया। तो ये भी खत्म, मोल खत्म। अब देख, अब पढ़ते हैं मोलर मास। अब आती है बारी मोलर मास की। नेक्स्ट हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट, इतनी इंपॉर्टेंट, अगर मैं ये बता दूं कितना इंपॉर्टेंट तो खाना पीना छोड़ दो। मोलर मास बहुत जबरदस्त चीज है भाई।
तो ये है हमारी मोलर मास। तो भाई मोलर मास को समझो जरा। देखो समझने की कोशिश करना भाई, एटॉमिक मास एक एटम का मास, मोलिकुलर मास एक मोलिक्यूल का मास, मोलर मास एक मोल का मास। जितने भी मास है सब एक एक के तो है, तो ये भी पीछे थोड़ा ना हटेगा, ये भी कहेगा मास ऑफ वन मोल, एक मोल का मास जो होगा, मास ऑफ वन मोल, एक मोल का जो मास होगा वो क्या कहलाएगा, मोलर मास। खत्म। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मुझे मेरे से कोई ये पूछ ले कि बता दो भाई मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम बता दो, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम बता दो कितना है, ऑक्सीजन एटम का मोलर मास कितना आएगा, ये कोई मुझसे पूछ लग जाए तो मैं क्या बोलूंगा, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम को कि ये लिख सकता हूँ क्या, मास ऑफ वन मोल। देखो ये तनिष बोल रहा है ना 32, बेटा 32 क्या, अभी मैं आपको बहुत सारी चीज बताऊंगा तो आपको आज ये पता चल जाएगा कि ये मोलिकुलर मास, मोलर मास, एटॉमिक मास, इनमें फर्क क्या होता है, इनमें फर्क होता है। ये जो आपने 32 दिया ना ये कुछ भी हो सकता है, असल खेल है यूनिट का। आज आपको फील आ जाएगी इनमें फर्क क्या होता है, बेटा इनमें बहुत खतरनाक फर्क होता है, लोग फर्क नहीं जानते, बस मुंह बंद करके बोल देते हैं आग अंधाधुन लो जी 32 खत्म गया टाटा बाय बाय ना, ये आंसर नहीं है। आज मैं आपको फील दिला दूंगा कि इनमें फर्क क्या होता है। मास ऑफ वन मोल ऑक्सीजन एटम, मुझे बताओ इतनी बात तो क्लियर है ना कि ऊपर वाली लाइन को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि मोलर मास ऑक्सीजन एटम का निकालना तो एक मोल ऑक्सीजन एटम का जो मास होगा वही उसका मोलर मास होगा। ठीक है जी। दूसरी चीज हमारे पास दूसरी चीज हमारे पास ये है कि अगर क्या मैं इस वाली लाइन को जो अभी लिखी है इसको ये लिख सकता हूं, हाँ ना बोलना भाई, फटाफट यस और नो बोल के मैसेज करते जाओ। दूसरी लाइन लिख रहा हूं बट बोलना ये लाइन सही है गलत है। मास ऑफ Na ऑक्सीजन एटम, हाँ ना बोलो भाई, गलत या सही, दोनों लाइन गलत या सेम। अरे साक्षी बोल रही है यस सर, सृष्टि बोल रही है यस, अरे यहाँ कोई अटेंडेंस लगा रहा हूं मैं कि साक्षी यस सर प्रेजेंट सर, सृष्टि यस सर प्रेजेंट सर, अटेंडेंस नहीं चल रही यहाँ पे। हाँ राइट, अच्छा ये से बोलो ना, सही है सर, राइट बोलो या सही बोलो, अटेंडेंस थोड़ी ना चल रही है, अटेंडेंस नहीं ले रहा भाई मैं, उठो जागो संघर्ष करो, नींद से उठो, अटेंडेंस नहीं ले रहा मैं। क्या मैं इस लाइन को ऐसे भी ले सकता हूँ, हाँ ना बोलो, राइट और रॉन्ग लिखना भाई। यस सर का क्या मतलब है यार, यस सर का क्या मतलब है, ये सब तो मेरे खुद ही समझ नहीं आ रहा क्या मतलब है इसका, क्या कहना चाह रहे हो। क्या मैं इस लाइन को ऐसे लिख सकता हूँ भाई, ये थोड़ा नीचे आ गई, मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम, मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम, राइट और रॉन्ग, वन ऑक्सीजन एटम, वन ऑक्सीजन एटम, हाँ भाई सही है गलत है, आना बोलो भाई, वन ऑक्सीजन एटम, ये वन ऑक्सीजन एटम लिखा है। क्या मैं ऊपर वाली लाइन को ऐसे नीचे लिख सकता हूँ क्या, जो नीचे लिखा है मैंने, हाँ ना बोलो भाई, राइट बोलो भाई। अरे भाई या तो आप एन ऑक्सीजन एटम को मास लो या एक का निकालो एन से मल्टीप्लाई कर दो, बात तो सेम ही है ना, ये कुछ नहीं है, ये तो मिस्टेकनली हुआ है भाई, मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही, या तो आप सबका निकालो या एक का निकाल के एन की मल्टीप्लाई कर दो, सीधी बात है। आगे चलो, इसको मैं आगे उठा रहा हूँ भाई, कहां तक पहुंचे थे, हम पहुंचे थे, हम जो पहुंच चुके थे वो पहुंचे थे Na मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम। क्या कोई है इस क्लास में जो मुझे बता सके एक ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन एटम का मास कितना होगा, एक ऑक्सीजन एटम का मास कितना होगा, कौन बताएगा, एक ऑक्सीजन एटम का मास कितना होगा, कौन है भाई, कौन है जो बताएगा।
16। अच्छा देखो, यूनिट नहीं बोली किसी ने, यूनिट नहीं बोलोगे तो 0 नंबर दूंगा। श्रेय ने बोली 6 ग्राम, कबीर ने बोली 16 ग्राम, कबीर ने बोली 16 AMU, श्रेय बोल रहा है 16 ग्राम, तनिष बोल रहा है ग्राम, तनिष ने तो गुड मॉर्निंग लिख दिया GM, गुड मॉर्निंग। अरे भाई गुड, ये तो रात चल रही है और कौन सी क्लास अभी शुरू हुई है जो गुड मॉर्निंग बोल रहे हो? तनिष बोल रहा है GM मतलब गुड मॉर्निंग, खुश रहो। गुड मॉर्निंग बहुत सही, क्लास के बीच में, वो भी शाम को गुड मॉर्निंग। साक्षी बोल रही है 16 AMU। अब सोचने वाली बात है। देखो अब मेरा आपसे सवाल है, ये क्या, ये जो आपके सामने चीज लिखी ये क्या है? ऑक्सीजन एटम है नहीं है? और एटम का मास किस में लेते हो? AMU में लेते हो, ग्राम में लेते हो? बताओ भाई, एटम का मास किस में लेते हो आप? बोलो, एटम का मास किस में लेते हो? AMU में लेते हो या ग्राम में लेते हो? AMU। अब आए ना लाइन पर? हाँ, आगे ना लाइन पर। अरे भाई, एटम का मास AMU में ले आता है, यही चीज तो समझानी थी भाई मैंने, जो बता रहा था तनिष। चलो जी, तो हमारा यहाँ पर है, देखो ये कितना होगा भाई, ये होगा 16 AMU। सर यू, सर यू इनऑडिबल, मेरी आवाज आ रही है? हाँ नहीं बोलो भाई, मेरी आवाज आ रही है? 16 AMU, ठीक है भाई। तो देखो ये आंसर कितना हो गया, ये आ गया 16 NaAMU, ठीक है, 16 NaAMU, सही है भाई। 16 NaAMU ये हमारा सही। तो 16 NaAMU जो है, अब ये AMU बताओ, AMU को ग्राम में चेंज करना हो, हमारा 16 NaAMU आ गया आंसर, तो AMU को अगर ग्राम में चेंज करना हो तो क्या करेंगे बोलो? 16 Na, आज ही बताया, AMU को ग्राम में कन्वर्जन 1/Na कर देंगे भाई, और ये क्या हो जाएगा ग्राम के अंदर, ये ग्राम हो जाएगा, तो Na से Na कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 16 ग्राम। ये आया समझ में? हाँ, अब समझो खतरनाक चीज, अगर ऑक्सीजन एटम का कोई आपसे एटॉमिक मास पूछे, मान लो आप रास्ते में जा रहे हो और कोई रोक 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 के पूछ लगे कि भाई मुझे ये बता दो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है, एक समोसा खिलाऊंगा, आपका दोस्त बोलने लगे तो आप बोलोगे लो लो, ये है इसका मास 16 AMU है, चल बेटा समोसा खिला। आपका दोस्त बोलेगा नहीं भाई रुको, अब ऑक्सीजन का मोलर मास भी पूछेगा, वो पूछेगा ऑक्सीजन का मोलर मास बताओ, अब आप चुप हो जाओगे, फिर याद करोगे मेरी क्लास को और कहोगे सर ने बताया था, और सर ने कहा था कि मोलर मास की यूनिट ग्राम होगी और एटॉमिक मास की यूनिट एमयू होगी। आपने ग्राम बता के समोसा फिक्स कर लिया अपना, इसका मतलब एटॉमिक मास और मोलर मास मैग्नीट्यूड में तो बराबर होते हैं, लेकिन यूनिट में अलग अलग होते हैं भाई, जमीन आसमान का फर्क है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? फील हो गया? अगर एमयू लिखा है तो एटम का मास है, अगर ग्राम लिखा है तो मोल का मास है, क्योंकि मोलर के अंदर तो ऑलरेडी 1 मोल है, और 1 मोल के अंदर कितने एटम है? Na एटम है कि नहीं है? बोलो, Na ऑक्सीजन एटम है कि नहीं है? Na ऑक्सीजन एटम है ही नहीं है, लेकिन यहाँ तो सिर्फ एक ही एटम है, यहाँ तो सिर्फ क्या है भाई, एक ही एटम है,
तो एक एटम का मास ज्यादा होगा, एन एटम का मास ज्यादा होगा, तो 16 ग्राम ज्यादा। देखो एमयू को ग्राम में चेंज करोगे, इसको ग्राम में चेंज करने की कोशिश करो, फर्क दिख जाएगा आपको। 16 इंटू 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24, देखो तो कितना कम है ग्राम में। सोचो इस वैल्यू को देखो, इसको देखो ग्राम में और इसको देखो 16 ग्राम, तो 16 ग्राम ज्यादा है, ज्यादा है, जाहिर की बात है 16 ग्राम ज्यादा है, क्योंकि ये एन ऑक्सीजन एटम का मास है, ये एटम का मास है। बताओ भाई, क्लियर हुआ? यस सर, फील आ गई? हाँ, फील आनी चाहिए। तो अगर आपको किसी, अब देखो ये डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, क्यों? अरे मैग्नीट्यूड तो दोनों के बराबर आ रहे। तो अगर आपको एटॉमिक मास पता है ना, तो मोलर मास भी पता है। एमयू हटाओ, ग्राम लगाओ, आंसर पाओ। एमयू हटाओ, ग्राम लगाओ, आंसर पाओ। जैसे कि ये तो एटम की बात की। अब मैं बोलू ऑक्सीजन मोलिक्यूल O2, तो ये तो मोलिक्यूल है, और मोलिक्यूल का मास क्या होगा? मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास, और देखो मोलिकुलर मास भी, इतना ही कर ले, अच्छा इतना ही करूंगा, बस खत्म कर दे रहा हूं, बस खत्म कर देता हूं, बस इतना। मोलिकुलर मास भी किस में होगा? एमयू में। तो ये क्या लिखूंगा मैं? 32 एमयू या फिर 13 यू, दोनों एक ही बात है। तो अगर मैं O2 का मोलर मास पूछूं तो कितना होगा, कौन बताएगा? आप डेरिवेशन करने बैठोगे, यहीं से बता दोगे, विद यूनिट के साथ बताना भाई। 32 ग्राम, बिल्कुल सही, 32 ग्राम। तो आज हमें ये पता चला कि एटॉमिक वेट, मोलिकुलर वेट और मोलर मास मैग्नीट्यूड में तीनों बराबर होते हैं, सिर्फ यूनिट का फर्क। कल मैं इससे रिलेटेड आपको फॉर्मूला ड्राइव करा दूंगा, एक फॉर्मूला और है इससे, जो इस मोलर मास के पे बेस्ड होगा, और वो इतना इंपॉर्टेंट होगा कि आप खाना पीना छोड़ दो। बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट कि आप खाना पीना छोड़ दो, बहुत ही। तो हम कल मिलेंगे, है ना? कल फिर मिलेंगे, और कल लगभग आपकी क्लास 4 बजे की तकरीबन होगी। आज तो एक कहीं पर डेथ हो गई थी, मैंने आपको कहीं, तो मुझे कहीं जाना पड़ गया, मैं अभी आया हूँ जस्ट। तो मैंने सारी दिन की सारी क्लास कैंसिल कर दी थी, और मैं रात, मुझे पता था कि मैं रात तक आ जाऊंगा, तो इसलिए मैंने सिर्फ आपकी क्लास लिया आज, और किसी की क्लास नहीं ली। क्लास 11th की क्लास लिया, क्योंकि बेचारे नए बच्चे हैं, एकदम से इनको क्लास ऑफ नहीं कर सकते, किसी की डेथ हो गई तो वहां जाना पड़ा। ठीक है, तो मैं अभी आया हूँ थोड़ी देर पहले, बस 7-8 बजे आया हूँ, 8 से 10 मिनट पहले, तो तुरंत बस मैंने आपकी क्लास ही लिया भाई, पूरे दिन में आपकी क्लास ऑफ नहीं करी है, क्योंकि कल ही शुरू हुई और एक दिन एकदम छुट्टी करते तो अच्छा नहीं रहता। चले जी, कल मिलेंगे, आप इस चीज को रिवाइज करना, नोट्स आपके ग्रुप में मिल जाएंगे।